हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील कुमार प्रजापति अपना विश्व के इतिहास में अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम का टॉपिक हम देख रहे थे बच्चों। और अब उसके आगे की कड़ी हम देखेंगे। हमने इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। सबसे पहले हमने बोस्टन हत्याकांड की बात की थी कि बोस्टन शहर के अंदर एक बोस्टन हत्याकांड होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि बोस्टन टी पार्टी की घटना होती है। वो बोस्टन शहर के अंदर चाय की पेटियों को उठा के समुद्र में फेंका गया। फिर मैंने आपको बताया था जॉर्ज तृतीय की प्रशासनिक नीतियों को, कि जॉर्ज तृतीय ने एक एक्ट लेकर आया था जिसको स्टाम्प एक्ट कहते हैं। स्टाम्प एक्ट क्या था ये मैंने आपको बताया था। एक सरकारी पत्र, दस्तावेज पत्र जिस पर 20 शिलिंग का टिकट न्यूनतम राशि थी, टिकट लगाना अनिवार्य था। सब लोगों ने, उपनिवेश के लोगों ने इसका विरोध किया था। बाद में क्या किया कि इसके विरोध के अंदर एक कांग्रेस एक्ट, एक कमेटी गठित की गई। ये मैंने आपको बताया था। अमेरिका के 13 उपनिवेश जो थे, उपनिवेश में मैंने आपको दक्षिणी अमेरिका के 4 उपनिवेश, मध्य अमेरिका के 5 उपनिवेश और उत्तरी अमेरिका के 4 उपनिवेश में जो स्टाम्प एक्ट का विरोध हुआ था, फिर उसके हमने इफेक्ट देखे थे कि स्टाम्प एक्ट जो है उपनिवेशों की एक नैतिक विजय होती है। हमने यहाँ तक अध्ययन किया। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में आगे हम देखते हैं, तो यहाँ ध्यान करिए। यहाँ देखिए बच्चों, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में हम आज देखेंगे इंग्लैंड की वाणिज्यवाद की नीति। इंग्लैंड की वाणिज्यवाद की नीति। इंग्लैंड की वाणिज्यवाद की नीति अमेरिका में किस तरह से ये उपनिवेशों में इफ़ेक्ट रखती है उसको हम देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं इंग्लैंड की वाणिज्यवाद की नीति। इस नीति में सबसे पहले नौ सैनिक एक्ट बनाया गया। फिर आता है नौ सैनिक एक्ट के बाद में यहाँ औद्योगिक एक्ट बनाया गया दूसरे नंबर। फिर तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पे व्यापारिक एक्ट बनाया गया। इंग्लैंड की वाणिज्यवाद की नीति में जो एक्ट बनाए गए, पहले नंबर पे नौ सैनिक एक्ट बनाया गया, दूसरे नंबर पे औद्योगिक एक्ट बनाया गया और तीसरे नंबर पे मैंने अभी बताया व्यापारिक एक्ट बनाया गया। यहाँ तक का हमने देखा। अब नौ सैनिक एक्ट क्या था, यहाँ देखिए नौ सैनिक एक्ट। इस नौ सैनिक एक्ट में आयात और निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। क्या लगाई बच्चों? आयात और निर्यात पर पाबंदी लगाई थी। और ये कहा गया कि उपनिवेशों के कोई भी जो प्रोडक्ट होता है वो कहीं दूसरी जगह जा रहा है तो उस प्रोडक्ट केवल ब्रिटिश जहाज़ों के माध्यम से ही वो प्रोडक्ट आगे जाएगा। मैंने आपको बताया बच्चों, अटलांटिक महासागर के पास में अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, फिर मध्य अमेरिका है, मध्य अमेरिका के थोड़ा सा नीचे दक्षिणी अमेरिका है। अटलांटिक महासागर बंदरगाहों पर जो जहाज़ है वो सारे जहाज़ ब्रिटेन के जहाज़ों का ही उपयोग किया जाएगा। अगर उपनिवेशों का माल एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो केवल ये नौ सैनिक एक्ट का मतलब यही है कि वो केवल ब्रिटिश जहाज़ों का ही प्रयोग करेगा। उपनिवेश किसका प्रयोग करेंगे? ब्रिटिश जहाज़ों का ही प्रयोग करेगा, ताकि जो फ़ायदा होगा वो किसको होगा? ब्रिटिश जहाज़ों को ही फ़ायदा होगा। फिर आता है औद्योगिक एक्ट। औद्योगिक एक्ट अब आप देख रहे हो यहाँ पे, औद्योगिक का मतलब होता है ये उद्योगों से संबंधित एक्ट होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, औद्योगिक एक्ट में यहाँ औद्योगिक एक्ट में सबसे पहले ऊनी वस्त्रों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था।
ऊनी वस्त्रों के निर्यात के बाद उपनिवेशों में जो टोपियों का उत्पादन किया जाता था, टोपियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। और तीसरे नंबर पे यहाँ उपनिवेशों में जो लोहे के कारखाने थे, इन कारखानों को खोलने पर भी पाबंदी लगा दी थी। उपनिवेशों में वाणिज्यवाद नीति के तहत इंग्लैंड की जो वाणिज्यवाद नीति है उसमें औद्योगिक एक्ट के तहत जो प्रतिस्पर्धा होती थी अमेरिका और उपनिवेशों के बीच में, उपनिवेशों का प्रोडक्ट को ज़्यादा जो है फ़ायदा हो रहा था, तो उस फ़ायदे को कम करने के लिए इंग्लैंड की जो वाणिज्यवाद नीति के तहत ऊनी वस्त्रों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था कि अब ऊनी वस्त्रों के कोई निर्यात नहीं होगा। माल जब हम भेजते हैं वो निर्यात कहलाता है, जब माल आता है वो आयात कहलाता है। यहाँ पे कि अब ऊनी वस्त्र केवल उपनिवेश के जो हैं जगह है वहीं पर रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। जो टोपियाँ बनती थी वो टोपियों पर भी क्या कर दिया, पाबंदी लगा दी थी कि टोपियाँ अब जो बन रही है वो टोपियाँ अब केवल उपनिवेशों में ही रहेगी। लोहे के कारखाने जो पहले से बने हुए हैं अमेरिका में, वो लोहे के कारखानों पर अब ताला लगा दिया था कि अब लोहे के कारखानों में कोई मजदूर कार्य नहीं करेगा, कोई मालिक नहीं होगा। अब जो भी उत्पादन आएगा वो ब्रिटेन से माल कहाँ, उपनिवेशों में आएगा और उपनिवेश ही उसका खर्चा वहन करेगा। यहाँ तक हमने देखा औद्योगिक एक्ट क्या था, नौसैनिक एक्ट हमने देखा। अब ये व्यापारिक एक्ट क्या होता है? व्यापारिक एक्ट क्या होता है बच्चों? व्यापारिक एक्ट का मतलब होता है कि जो उपनिवेश 13 उपनिवेश कहाँ पर हैं? ये 13 उपनिवेश अमेरिका में हैं। अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश हैं। अब ब्रिटेन के अंदर क्या हो गया था, इस समय तक औद्योगिक क्रांति हो गई थी बच्चों। क्या हो गई थी? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति होने से जनसंख्या में भी वृद्धि हो गई। पहले लोग बेरोजगार थे, उनको अब रोजगार मिल गया था। अब ब्रिटेन में इतना कच्चा माल नहीं था। अब कच्चे माल के लिए साम्राज्य का विस्तार किया गया, उपनिवेश स्थापित किए गए, उपनिवेश बनाए गए। ये 13 उपनिवेश अमेरिका के 13 उपनिवेश जो अमेरिका में उपनिवेश हैं, ये ब्रिटेन के उपनिवेश हैं। अब इन उपनिवेश से कच्चा माल प्राप्त किया जाएगा और कच्चा माल प्राप्त करके ये कहाँ सेंड किया जाएगा? ये इंग्लैंड में सेंड किया जाएगा और इंग्लैंड से पक्का माल वापस कहाँ आएगा? अमेरिका में आता है। यहाँ तक हमने देखा। यहाँ मैं बता रहा हूँ व्यापारिक एक्ट का मतलब क्या होता है। व्यापारिक एक्ट का मतलब होता है बच्चों कि अब व्यापार पर सारा प्रतिबंध किसका रहेगा? इंग्लैंड का रहेगा। अब व्यापार जो है वो सब व्यापार किसका? व्यापारिक मामला उपनिवेशों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। उपनिवेश केवल ब्रिटेन के गुलाम हैं, ब्रिटेन के जो सम्राट हैं, ब्रिटेन के जो पीएम हैं, जो जैसा कहेंगे वैसा ही उपनिवेशों को करना होगा। उपनिवेश केवल अपनी आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। यहाँ ये व्यापारिक एक्ट का मतलब यह है कि अब जो जितना भी कच्चा माल होगा उपनिवेशों का, वो सारा माल ब्रिटेन में जाएगा। ब्रिटेन से वो कच्चा माल पक्का बनेगा और पक्का बनकर वापस कहाँ आएगा? उपनिवेशों में ही आएगा। कहने का मतलब सारा फ़ायदा किसको होगा? ब्रिटेन को सारा फ़ायदा होगा। तो यहाँ हमने इंग्लैंड की वाणिज्यवाद नीति में मैंने आपको ये बताया नौसैनिक एक्ट, मैंने आपको बताया औद्योगिक एक्ट, मैंने आपको बताया व्यापारिक एक्ट। नौसैनिक एक्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि हाँ आयात निर्यात पर पाबंदी लगाई, ब्रिटिश जहाज़ से ही उपनिवेशों का व्यापार होगा। फिर मैंने बताया औद्योगिक एक्ट, ऊनी वस्त्रों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। फिर मैंने बताया टोपियों के निर्यात पे उपनिवेश में जितने भी लोहे के कारखाने थे वो सब बंद कर दिए। यहाँ तक मैंने आपको बताया। और फिर मैंने आपको व्यापारिक एक्ट बताया। तो ये जो है इंग्लैंड की वाणिज्यवाद नीति कहलाती है। आया रे कुछ बच्चों समझ में? ये इंग्लैंड की वाणिज्यवाद नीति है यहाँ तक, ठीक है। अब हम जो है इंग्लैंड की आर्थिक नीति क्या थी,
वाणिज्यवाद नीति के बाद हम इंग्लैंड की आर्थिक नीति पर चर्चा करेंगे कि किस तरह ब्रिटेन ने आर्थिक नीति लागू की थी और आर्थिक नीति को लागू करने से अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम आता है। यहाँ देखिए बच्चों, ये इंग्लैंड की आर्थिक नीति, इकोनॉमी की पॉलिसी क्या होती है। तो यहाँ इकोनॉमी की पॉलिसी में सबसे पहले जो ब्रिटेन के सम्राट हैं वो सम्राट क्या करते हैं, यहाँ पे एक शक्कर अधिनियम, शक्कर एक्ट पारित करते हैं 1764 ईस्वी में। फिर यहाँ ब्रिटेन के जो सम्राट हैं यहाँ पे मुद्रा एक्ट पारित करते हैं 1764 में। फिर यहाँ हम देखते हैं कि यहीं पर ब्रिटेन के जो पीएम हैं और जो सम्राट हैं वो खोज वारंट अधिनियम, खोज वारंट एक्ट का फरमान जारी किया जाता है 1764 में। यहाँ मैंने आपको इंग्लैंड की आर्थिक नीति में सबसे पहले बताया 1764 ईस्वी में शक्कर अधिनियम एक्ट पारित किया जाएगा। बोले तो ये शक्कर एक्ट क्या होता है। फिर मैंने बताया मुद्रा एक्ट 1764 ईस्वी में, और फिर बताया खोज वारंट एक्ट 1764 ईस्वी में। इंग्लैंड की आर्थिक नीति में हम ये 3 पर चर्चा करेंगे। शक्कर एक्ट 1764 क्या होता है, तो यहाँ देखिए शक्कर एक्ट 1764 का मतलब ये होता है कि उपनिवेश, जो ब्रिटेन के उपनिवेश है 13 उपनिवेश अमेरिका में जो उपनिवेश है बच्चों, वो क्या करते थे, पहले शक्कर जो है वो कहाँ से खरीदते थे, फ्रेंच वेस्ट इंडीज से खरीदते थे। और सारा फ़ायदा किसको, फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांस, फ़ायदा किसको होता था, फ्रांस को होता था। लेकिन अब इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने कहा कि उपनिवेश तो हमारे हैं, हमने जीता है, हमारे 13 उपनिवेश हैं ये, और 13 उपनिवेश पर हमारा अधिकार है। अब उपनिवेश का कोई भी प्रत्येक नागरिक जो है वो हमसे ही व्यापार करेगा, हमसे ही वो सरकार चलती है। वो कहते हैं कि इंग्लैंड के पीएम कहते हैं कि फ्रेंच इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडीज, फ्रांस से अब शक्कर उपनिवेश, कोई भी नागरिक फ्रांस से किसी भी प्रकार का शक्कर नहीं खरीदेगा। शक्कर का मतलब होता है चीनी। अब केवल जो उपनिवेश है, जो 13 उपनिवेश हैं, ये 13 उपनिवेश जो चीनी है वो किससे खरीदेंगे, वो ब्रिटिश वेस्ट इंडीज से ही चीनी की सप्लाई की जाएगी, और सारा चीनी कहाँ जाएगा, उपनिवेशों में जाएगा। इसी से ये शक्कर एक्ट 1764 ईस्वी में पारित किया गया था। इंग्लैंड की ये इकोनॉमी की पॉलिसी है ताकि इंग्लैंड को फ़ायदा हो सके और उपनिवेशों को नुकसान हो सके। यहाँ तक का ठीक है। मुद्रा एक्ट का मतलब होता है, पहले जो मुद्रा है उपनिवेशों में कागज़ की मुद्रा चलती थी, वो उनकी खुद की मुद्रा होती थी। लेकिन अब इंग्लैंड की सरकार ने कहा कि नहीं, अब मुद्रा हमारी मुद्रा होगी और हम जो हैं हम कागजी मुद्रा चलाएंगे, उसी मुद्रा को उपनिवेश को एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ तक ठीक है। फिर है खोज वारंट एक्ट। खोज वारंट एक्ट का मतलब होता है यहाँ के आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है उपनिवेशों में, उस पर पाबंदी लगा दी थी। अब पाबंदी लगाई उपनिवेशों में तो क्या हुआ, उपनिवेश में जो अमेरिकन थे वो तस्करी करना उन्होंने शुरू कर दिया था। क्योंकि अब आप कोई भी प्रोडक्ट है बच्चों, कोई प्रोडक्ट अगर कहीं आ रहा है, कहीं जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो प्रोडक्ट आता है जाता है, उससे जो प्रॉफिट होता है ब्रिटेन को, वो सब अब
ब्रिटेन की मर्ज़ी से होगा, अब सब इंग्लैंड की मर्ज़ी से होगा। अब हर माल जो होता है कहीं जा रहा है तो उस पर ठप्पा लगेगा, पूरी कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये सब सिस्टम होने की वजह से जो व्यापारी थे वो बेरोजगार हो गए थे, उन्होंने छुप छुप के तस्करी करना प्रारंभ कर दिया था। तो ब्रिटेन ने यहाँ क्या किया, खोज वारंट एक्ट निकाला कि ऐसे जो तस्करी करते हैं व्यापारी, ऐसे व्यापारियों की खोज करो। खोज वारंट एक्ट नाम रख दिया इसका, और यही तस्करी कहलाती है। क्या कहलाती है? तस्करी कहलाती है। इसी तस्करी को रोकने के लिए खोज वारंट एक्ट 1764 पारित किया गया है। तो आज हमने बच्चों इंग्लैंड की वाणिज्यवाद नीति देखी। वाणिज्यवाद नीति में हमने क्या, मैंने आपको पढ़ाया, नौसैनिक एक्ट बताया था, फिर मैंने आपको औद्योगिक एक्ट बताया था, औद्योगिक एक्ट के बाद मैंने आपको व्यापारिक एक्ट बताया। यहाँ तक का ठीक है। उसके बाद मैंने वाणिज्यवाद नीति के बाद इंग्लैंड की आर्थिक नीति की बात की थी। कुछ यहाँ तक का देखिए, आर्थिक नीति में मैंने आपको 3 एक्ट बताए थे। पहला शक्कर एक्ट, जिसको चीनी एक्ट बोलते हैं, जिससे ब्रिटेन की पॉलिसी थी, ब्रिटेन के लोगों को फ़ायदा हुआ था, ब्रिटेन की सरकार को फ़ायदा हुआ था, उपनिवेशों को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर मैंने मुद्रा एक्ट बताया था, मुद्रा भी जो ब्रिटेन की मुद्रा का ही प्रयोग किया जाएगा, यहाँ उपनिवेशों की मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर मैंने खोज वारंट एक्ट बताया था, खोज के तस्करी करने वाले व्यापारियों को ढूंढा जाएगा, सज़ा मिलेगी उनको। फ़ायदा किसको हो रहा है? ब्रिटेन को फ़ायदा हो रहा। उपनिवेश की आज़ादी को छीन लिया गया था। उपनिवेशवादी कुछ नहीं कर सकते थे, वो एक गुलाम थे। जिस तरह से भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, उसी प्रकार से अमेरिका में भी अंग्रेज़ों का शासन था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम आपसे रूबरू होते हैं। सभी बच्चों को धन्यवाद।